हाँ तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पास्कल के नियम के बारे में पढ़ा था। आज के इस अध्याय में पास्कल के नियम का अनुप्रयोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला अनुप्रयोग है द्रव चालित लिफ्ट। तो यह पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिनकी सहायता से भारी से भारी वस्तु को कम बल लगाकर ऊपर उठाया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव चालित लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है, ऐसा उपकरण है जिस पर कम बल लगाकर ठीक है, द्रव चालित लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिस पर कम बल लगाकर भारी से भारी वस्तु भारी वस्तुओं जैसे कार हो गया या बहुत बड़ा ट्रक हो गया, इन सभी को कम बल लगाकर ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। तो भारी से भारी वस्तुओं को ऊपर उठाया जा सकता है, और यह उपकरण होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए इसकी बनावट और इसकी कार्यविधि देखते हैं। बनावट व कार्यविधि। ठीक, तो इसमें अपन देखते हैं इस प्रकार से दो बेलनाकार नली होती है। ठीक है, देख रहे हैं अपन इसमें बनावट देख रहे हैं। इसमें दो बेलनाकार नली C1 और C2 होती है जो किसी क्षैतिज के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें C1 व C2 दो बेलनाकार नली होती है। C1 व C2 दो बेलनाकार नली होती है जो कि क्षैतिज नली की सहायता से एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दो बेलनाकार नली C1 और C2 होती है जो कि एक क्षैतिज नली के द्वारा जुड़ी होती है। दोनों नली पर एक एक घर्षण रहित पिस्टन A और B लगा होता है। देख लेते हैं यहाँ पर
ये, ठीक है। C1 पर घर्षण रहित पिस्टन A और C2 पर एक घर्षण रहित पिस्टन B लगा होता है। ठीक है, दोनों नली नली C1 व C2 पर, नली C1 और C2 पर दो घर्षण रहित पिस्टन A व B, यहां पर देख रहे हैं अपन A और B, A व B लगा रहता है, A व B लगा होता है। जिस वस्तु को हमको ऊपर उठाना होता है उसे B, पिस्टन जो B है उसके प्लेटफार्म, ये इसको अपन मान लेते हैं प्लेटफार्म, जिस वस्तु को ऊपर उठाना होता है उसे पिस्टन B पर बना प्लेटफार्म पर रखा जाता है। ठीक है, बनावट देख रहे हैं। इसमें इस प्रकार से C1 और C2 दो बेलनाकार नली होती है जो कि किसी क्षैतिज के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पर एक एक घर्षण रहित पिस्टन A और B लगा होता है। जिस वस्तु को हमको ऊपर उठाना होता है उसे पिस्टन B के पर एक प्लेटफॉर्म लगा होता है, उस पर ऊपर रख दिया जाता है और पिस्टन A के द्वारा बल लगाया जाता है। पिस्टन A के द्वारा बल लगाया जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि पिस्टन A का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो पिस्टन B के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कम है, या पिस्टन B का क्षेत्रफल है वो A की अपेक्षा अधिक दिख रहा है। यहां पर पिस्टन A का क्षेत्रफल पिस्टन B के क्षेत्रफल से कैसा होता है? कम होता है। ठीक, पिस्टन A का क्षेत्रफल होगा वो B के क्षेत्रफल से कम होता है और अंत में दोनों नली पर हम द्रव डाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये नली के अंदर द्रव डाल दिया जाता है।
नली के अंदर द्रव भर दिया जाता है। द्रव भर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी बनावट हो गया इनका द्रव चालित लिफ्ट का। क्या क्या बताया गया है, इसमें दो बेलनाकार नली C1 और C2 होती है, जो कि एक क्षैतिज नली के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। दोनों नली पर एक एक घर्षण रहित पिस्टन A और B लगा रहता है, जिसमें पिस्टन A का क्षेत्रफल होता है पिस्टन B के क्षेत्रफल से कम होता है। साथ ही पिस्टन B पर एक प्लेट लगा होता है, जिस पर किसी भारी वस्तु को रखते हैं और ऊपर की ओर उठाया जाता है। ठीक है, जबकि पिस्टन A के द्वारा बल या दाब लगाया जाता है। ठीक, हाँ, अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो कार्यविधि में मान लेते हैं, माना पिस्टन A व B का पिस्टन A व B का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A व B है। मान लिए A के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और B के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल B है, तथा पहले बताया जा चुका है, क्या बताएं अपन, कि A छोटा है B से, मतलब A के अनुप्रस्थ काट B के अनुप्रस्थ काट से छोटा होता है। ठीक, अब मान लेते हैं पिस्टन A पर बल F लगाया जाता है। यदि पिस्टन A पर बल F लगाया जाता है, पिस्टन A पर बल F लगाया जाता है, तो पिस्टन A के द्वारा जल पर लगाया गया दाब P बराबर, जब F के द्वारा बल F लगाएंगे तो जैसे ही बल लगाएंगे तो पिस्टन A द्रव पर दाब डालेगा। जो दाब कितना आएगा, दाब बराबर होता है क्या, बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात दाब आएगा P इक्वल टू F/A। चूंकि यह नली किससे जुड़ा हुआ है, C2 से जुड़ा हुआ है, अतः पास्कल के नियमानुसार यह जो दाब होगा वह नली C2 को प्राप्त होगा। ठीक है, चूंकि नली C1 व C2 क्षैतिज है, अतः नली B पर डाला गया दाब, तो जो A का दाब है वही नली B पर भी उत्पन्न हो जाएगा। क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों नली कैसी है, क्षैतिज नली है, और पास्कल के नियमानुसार पे जो दाब यहाँ पर मिलेगा वही दाब हमारा C2 पर चला गया। ठीक है, अतः इसलिए देखते हैं कि पिस्टन C के द्वारा लगाया गया बल, अतः पिस्टन B के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया
बल। तो पिस्टन एक के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, ये होगा आपका दाब गुणित क्षेत्रफल। ठीक है, दाब हम कितना प्राप्त किए हैं, F बाई, यहां पर चूंकि स्मॉल a माना है तो इसको अपन स्मॉल a मान लेते हैं, a की जगह F बाई a, और पिस्टन B का क्षेत्रफल हम कितना माने हैं, स्मॉल b। तो पिस्टन B के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, ये आएगा दाब बटे क्षेत्रफल F बाई a गुणित b। यहां पर हम देखते हैं इस इक्वेशन से, चूंकि किसका मान अधिक है, b का मान a की मान से अधिक है, अतः स्पष्ट होता है कि कम बल लगाकर हम किसी वस्तु को अधिक ऊंची तक या अच्छी ऊंचाई तक उठाई जा सकती है। ठीक, क्योंकि b का मान a के मान से बड़ा है। ठीक, अतः कम बल लगाकर किसी भारी वस्तु को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा द्रव चालित लिफ्ट, जिसमें बताया गया है कि यह पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण होता है, जिनकी सहायता से कम बल लगाकर किसी भी भारी वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। जिसमें हमने इसकी संरचना देखे और कार्यविधि देखे, और कार्यविधि के द्वारा हमने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से किसी वस्तु पर कम बल लगा करके उनको अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो तरल दाब है उन पर गुरुत्व का प्रभाव कैसा होता है। आगे अपन देखते हैं तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव मान लेते हैं इस प्रकार से। माना कोई रो घनत्व वाली कोई तरल है, ठीक है, माना रो घनत्व वाली कोई तरल है जिसके अंदर, इस तरल के अंदर मान लेते हैं एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदु A एवं B है। ठीक है, माना इसके अंदर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर
कोई दो बिंदु ए व बी है। मान लिया यहाँ पर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर देख रहे हैं अपन दो बिंदु ए और बी है जिनके मध्य की दूरी, जिनकी बीच की दूरी पर मान लेते हैं h। माना इनके मध्य की दूरी कितना है, h है। ठीक, हाँ, तो हम यहाँ पर तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। इसके लिए अपन क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि रो घनत्व वाली कोई द्रव है जिस पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदु ए और बी माना गया है। इन दोनों के मध्य की ऊंचाई कितना माना गया है, h माना गया है। मान लेते हैं कि ए और इस बिंदु पर एक बेलन की कल्पना करते हैं, एक बेलन ए और बी की कल्पना करते हैं। ठीक है, माना एक बेलन ए बी की कल्पना किए, एक बेलन ए बी की कल्पना किए और जिस बेलन की ऊंचाई h मानते हैं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लेते हैं। ठीक, कल्पना किए जिनकी ऊंचाई h व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिया गया है, a मान लिया गया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। मान लीजिए इस प्रकार एक बेलन की कल्पना कर लिए जिनकी ऊंचाई को h माने और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को क्या माना गया है, a माना गया है। तो इस बेलन में जो बेलन है इस पर द्रव है, उस द्रव का अंदर की ओर जो भार होगा वो कितना आएगा, तो द्रव का भार बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण g, और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण g, अर्थात द्रव का जो भार है उनका फार्मूला आ जाएगा आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणित लंबाई a गुणित h, और घनत्व हम माने हैं रो और गुरुत्वीय त्वरण g। तो द्रव का भार हमको प्राप्त हो गया, कितना आ गया, a इंटू एच रो इंटू जी। और चूंकि यह जो भार है वो किधर लगता है, वो नीचे की ओर लगता है। ठीक है क्या, जो कि नीचे की ओर द्रव का भार जो है वह किधर लग रहा है, हमेशा ये यहाँ पर देखें द्रव के भार किधर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बेलन का ऊपरी तल A दिख रहा है, ऊपरी पृष्ठ, और निचला पृष्ठ क्या दिख रहा है अपने को, B। तो बेलन का ऊपरी पृष्ठ मान लेते हैं माना बेलन का ऊपरी पृष्ठ A व
निचली पृष्ठ बी, ऊपरी पृष्ठ ए व निचली पृष्ठ बी का दाब, बी का दाब क्रमशः ए के लिए दाब अपन मान लेते हैं P1 और बी के लिए अपन दाब मान लेते हैं क्या P2। ठीक है, तो ऊपरी पृष्ठ ए के द्वारा नीचे की ओर लगाया, क्योंकि ऊपरी पृष्ठ ए के द्वारा नीचे की ओर बल लगाएगा जबकि पृष्ठ बी के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाएगा। ठीक, तो निचली ऊपरी पृष्ठ ए के द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल ए कितना आएगा, तो ऊपरी पृष्ठ ए के द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल। तो ऊपरी पृष्ठ ए के द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल F1 इक्वल टू बल बराबर होता है क्या, दाब गुणित क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा F1 इक्वल टू दाब P1 गुणित क्षेत्रफल कितना A। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसी प्रकार पृष्ठ B के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाएगा तथा पृष्ठ B के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल ऊपर की ओर लगाया गया बल F2 इक्वल टू ये हो जाएगा इनका दाब P2 गुणित क्षेत्रफल A। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं किसी भी द्रव के अंदर कोई वस्तु लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा पर कोई बिंदु ले लेते हैं, उस पर एक बेलन की कल्पना करते हैं, तो इन पर 3 प्रकार का बल लगता है। पहला बल लगेगा द्रव के भार के कारण जो नीचे की ओर लगता है, दूसरा बेलन के जो ऊपरी पृष्ठ होगा उनके कारण भी एक बल लगेगा जो नीचे की ओर ही लगेगा, साथ ही एक और बल लगता है उसके जो निचले पृष्ठ भी रहता है उनके कारण जो किधर लगाया जाता है, ऊपर की ओर लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 बल प्राप्त हो गया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें द्रव जो है किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है, तो हमको मालूम है कि जब द्रव संतुलन अवस्था में होती है तो लगाया गया बल का मान कितना होता है, जो जितना बल लगता है उन सभी का मान 0 आता है। ठीक, तो चूंकि द्रव संतुलन अवस्था में है, अतः नीचे की ओर जो बल लगता है वो कौन कौन सा बल लगता है। पहला बल लगता है A गुणित H रो इंटू G प्लस दूसरा बल हमारे पास क्या लग रहा है P1 इंटू A, और तीसरा बल लग रहा है F2। चूंकि दोनों बल नीचे की ओर लग रहा है अतः उनका डायरेक्शन एक ही है, अतः दोनों के मध्य प्लस होगा। जबकि तीसरा जो बल लगता है उनका डायरेक्शन होता है जो पहले जो बल लग रहा है उनके विपरीत है, परिणाम स्वरूप इसमें चिन्ह होता है वो माइनस हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा माइनस P2A इक्वल टू 0। ठीक है, P2A और P1 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो हमको राशि प्राप्त होगा P2A माइनस P1A इक्वल टू हमारे पास आ गया AH रो इंटू G। इस समीकरण में से समीकरण 4 में से देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम A को कॉमन ले लेते हैं, समीकरण 4 से हमारे पास राशि आ गया
P2 माइनस P1 इंटू ए। राइट हैंड साइड हमारे पास है AH रो इंटू G, दोनों साइड में ए आर ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो इंटू G। इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है? इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य में क्या होती है? दाबांतर, जबकि यहाँ पर दिया गया है जो राशि है H रो इंटू G वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अतः स्पष्ट होता है समीकरण 5 से, समीकरण 5 से स्पष्ट है पहला हमको अगर सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर उत्पन्न बिंदुओं में दाबांतर होता है, तो समीकरण 5 तक हम आएंगे और समीकरण 5 से हमको स्पष्ट हो जाता है कि दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं के मध्य दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं के मध्य क्या होता है? दाबांतर होता है, या जब दो बिंदु एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होंगे तो उन दोनों के मध्य में दाब लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समीकरण 5 से यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दिया जाए। गुरुत्व की उपेक्षा कर दिया जाए मतलब जो भार है, जो द्रव का भार ले लिए हैं उनको हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि गुरुत्व पर उनका भार कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अतः गुरुत्व की उपेक्षा करें तो H रो G इक्वल टू ये हमको मिल जाएगा 0। अतः समीकरण 5 से P2 माइनस P1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा P2 इक्वल टू P1। अर्थात गुरुत्व की उपेक्षा करेंगे तो जब गुरुत्व की उपेक्षा किया जाता है तो दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न दाबांतर का मान कैसा हो जाता है? एक समान हो जाता है। ठीक है, अर्थात दो ऊर्ध्वाधर बिंदु पर गुरुत्व की उपेक्षा करें तो दोनों बिंदु का दाब एक समान होता है। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि यदि दो बिंदु एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होंगे और यदि उस पर गुरुत्व की उपेक्षा करेंगे मतलब जो भार लगता है वो नहीं लगेगा, तो दोनों बिंदुओं पर जो दाबांतर उत्पन्न होगा उसका मान इक्वल होगा। ठीक है, इसमें पुनः आगे चलते हैं कि यदि H इक्वल टू 0 अर्थात जो ऊंचाई है उसको 0 मान लेंगे, इनका मतलब ये जो ऊंचाई है 0 हो जाएगा, तो बिंदु A और B एक ही कैसे होंगे? क्षैतिज रेखा पे होंगे। ठीक है, अर्थात दोनों बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर हो तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि P2 माइनस P1 इक्वल टू 0 अर्थात P2
इक्वल टू P1, अर्थात दोनों बिंदु जब एक ही क्षैतिज रेखा पर होती है तो उनके मध्य उत्पन्न दाबांतर भी कैसा होता है, एक समान होता है। अतः दो बिंदु एक क्षैतिज रेखा, दो बिंदु एक क्षैतिज रेखा पर हो तो उन पर उत्पन्न दाब उन पर उत्पन्न दाब कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। तो हमने क्या क्या देखा, तीन कंडीशन देखा यहाँ पर। पहला कंडीशन तो हमने यह देखा कि जब दोनों बिंदु होता है एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर, किसी तरल के अंदर यदि दो बिंदु एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होती है तो हमने सिद्ध किया कि उन दोनों के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, दाबांतर उत्पन्न होता है। साथ ही सेकंड कंडीशन हमने क्या देखा कि यदि दोनों ऊर्ध्वाधर बिंदु है उस पर यदि हम गुरुत्व की उपेक्षा कर दें, अर्थात उस पर कोई भार न लगता हो, तो उस स्थिति पर हम देखते हैं कि दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न जो दाब है वो एक समान होती है। साथ ही हम क्या देखते हैं कि यदि दोनों बिंदुओं को हम ऊर्ध्वाधर न लेकर के एक ही क्षैतिज रेखा पर लिया जाता है तो भी हम देखते हैं कि उस स्थिति पर दोनों बिंदु पर उत्पन्न दाब का मान एक समान होता है। ठीक है, तो आज की इस अध्याय में हमने आपको दो चीजों के बारे में बताया। पहला तो द्रव चालित लिफ्ट के बारे में बताया, दूसरा तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव के बारे में बताया। आगे के अध्याय में हम अन्य जो बातें हैं, पृष्ठ तनाव है, ससंजक असंजक बल है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।